हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि मेंस की तैयारी एफिशिएंटली किस तरीके से करी जाए ताकि वो कम टाइम ले और बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड हो और उसमें आपका बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। मतलब जहाँ भी आपको एफर्ट लगाना है एक्चुअल में वहीं पे आप एफर्ट लगाओ, जो इधर उधर की चीज़ें हैं वहाँ पे एफर्ट ना लगाओ, जिससे काफ़ी कम टाइम में तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ चेकलिस्ट आपको दिखाई थी, जो चेकलिस्ट काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हमें अवेलेबल कराई जाएँ। तो उसी के लिए ये वीडियो है। तो इसमें मैं दो चीज़ें बताऊंगा कि आप खुद से भी कैसे चेकलिस्ट बना सकते हैं अगर आप खुद से मेहनत करें तो, जिसमें आपको 5-6 दिन में, अगर बहुत दिन और रात करें तो बन जाएगी बहुत अच्छी चेकलिस्ट। और अगर मैंने बता ही दिया कि कैसे, मैंने दिखाई भी थी आपको कि किस तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें भी वीडियो में भी दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप वो अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो मैं भी आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो पहले आप देखिए। ठीक है, जब भी मेंस की हमारी तैयारी की बात आती है तो आपको क्या क्या क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो क्लियर होनी चाहिए ये होना चाहिए कि कितने टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। पहले तो सब्जेक्ट्स क्लियर होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स के बाद कौन कौन से टॉपिक्स से हमारे क्वेश्चन आते हैं। और फिर ये क्लियर होना चाहिए कि पिछले 10 से 15 सालों में कितने क्वेश्चंस उसमें से आए हैं टॉपिक में से, जिससे उसका ये पता लगे कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। अब उससे क्या होगा, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत मोटी मोटी किताबें आती हैं, उसकी नोट्स भी दुनिया भर के मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। तो इतने ही जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में, नियरली 150 के अराउंड टॉपिक्स हैं यूपीएससी सिलेबस में। ठीक है, लेकिन यूपीएससी एक्चुअल में 250 टॉपिक से पूछता है। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन भी इस किसी टॉपिक से आ रहा है तो, और यूपीएससी रिपीट भी करता है, तो उस वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप टॉपिक वाइज तैयारी करो मेंस की, ना कि बुक वाइज। आप क्या करते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, ये पढ़ते हो, तो वो क्वेश्चन ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं आते हैं यूपीएससी मेंस में। तो अगर आप टॉपिक्स तैयार करोगे, उन टॉपिक्स को जैसे मैं बताता हूँ वैसे तैयार करोगे, तो आपको बहुत तरीके से वो क्वेश्चंस आने लगेंगे। ठीक है, आपको वो टॉपिक समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो यही आपको करना है। अब आपको करना क्या है, कैसे अपनी जो है चेकलिस्ट बनानी है। पहली चीज़ ये करनी है कि पिछले 10 साल के यूपीएससी के पेपर डाउनलोड करो यूपीएससी की वेबसाइट से। ठीक है, और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा टॉपिक्स डिसाइड करने हैं कि किन टॉपिक्स में से यूपीएससी पूछता है। फिर ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को एक एक करके इन टॉपिक्स में के अंदर लगाओ। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक है, मान लो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट में कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 साल में, या फिर आपका पीआरआई है, पीआरआई में कितने क्वेश्चन आए हैं 10 साल में, इस हिसाब से क्वेश्चंस को सारे लगाओ और ऐसी फाइल बनाओ हर एक टॉपिक की। जैसे जीएस 1 में आप जो है फाइल बना सकते हैं आर्ट एंड कल्चर की, मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, फिर इसमें बना सकते हैं आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की, फिर इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री की बना सकते हैं, फिर इसमें इंडियन सोसाइटी की बना सकते हैं, देन इसमें जियोग्राफी की बना सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये जो 6 फाइल है, 6 फाइल बनेंगी जीएस 1 की। ऐसे ही आपकी जीएस 2 की 4 बनेंगी। ठीक है, किसकी बनेंगी, पॉलिटी, गवर्नेंस, देन सोशल जस्टिस, देन आईआर। ऐसे ही जीएस 3 की हमारी 7 फाइल बनती हैं। ठीक है, 6 to 7 सब्जेक्ट्स हैं उसमें। ठीक है, ऐसे ही जीएस 4 की हमारी 14 फाइल्स बनती हैं, जिसमें कि 7 आपकी केस स्टडी की हो गई, 7 आपकी नॉर्मल जो सब्जेक्ट है उसकी फ़ाइल हो गई। तो ये सारी फाइल्स हमारी बनती हैं। ठीक है, तो इन फाइल्स को बनाओ और टॉपिक डिसाइड करके, और इसमें भी कई सारे टॉपिक्स होंगे, तो हर टॉपिक की आप मतलब चेकलिस्ट बनाओ और उसके आगे ये लिखो कि वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसमें ये लिखो कि वो रिवीजन आप कर सकते हो उसका, कितनी बार रिवीजन करना है, 2 बार रिवीजन करना है तो रिवीजन की चेकलिस्ट बनाओ। मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा किस तरीके से आपको बनानी है। ठीक है, तो ये जो चेकलिस्ट है ये है जीएस 1 की चेकलिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्रीडम अकाउंटेबिलिटी शीट जो हम अपने बच्चों को देते हैं जीएस 1 की, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के पिछले 10-12 साल में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं 10 ईयर्स में। ठीक है, ये जो पीवाईक्यू लगाए गए हैं ये 2024 से 2013 तक लगाए गए हैं। दैट मीन्स ये 11 साल के पीवाईक्यू हैं। ठीक है, नॉट 10 ईयर्स, बट फॉर ए चेंज वी से कि 10 ईयर्स के लगाए गए हैं, लास्ट के 10 ईयर्स के। तो इसमें आप देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री है, इसी तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस है, इसी तरीके से हमारे ज्योग्राफी हैं 6 सब्जेक्ट। तो एक तो स्टेटस आप उसमें लगाइए कि जब आपका कंप्लीट हो गया है टॉपिक तो स्टेटस लगाइए, फिर रिवीजन में आप टिक लगाइए। ठीक है, रिवीजन 1-2। तो इससे आपको एग्जैक्टली परसेंटेज वाइज पता लग जाएगा कि आपने, मान लो कि आपने टोटल जो क्वेश्चंस हैं जीएस 1 में पिछले 10 साल में, लेट से वो
200 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन पर ईयर आ रहे हैं। तो इसमें आपने कितने टॉपिक्स कर लिए, उस टॉपिक के हिसाब से आपको परसेंटेज पता लग जाएगी कि आपने लेट से 100 क्वेश्चंस कर लिए तो आपका 50% कंप्लीट हो गया। अब वो 50% हो सकता है टॉपिक वाइज ना हो, कुछ टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक वाइज परसेंटेज जो है आपकी, तो वो भी इससे क्लियर हो जाएगी कि अगर आप आधे रास्ते पे हो तो आपको पता है 50% सिलेबस हमारा अभी कंप्लीट होने से बच रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप जो है हिंदी के लिए भी अवेलेबल है ये, तो हिंदी के लिए भी आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, सारी सब्जेक्ट्स के लिए। GS2 में भी आप कर सकते हैं, GS हिंदी में भी, 3 में भी। और जैसे 3 में आप ये देखिए, इकोनॉमी कितना बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है हमारा इकोनॉमी। ठीक है, मुरनाल सर के 500+ पेजेस के नोट्स आते हैं, जिसमें PYQ भी नहीं रहते, सिर्फ नोट्स ही नोट्स रहते हैं। ठीक है, आप ये देखिए 10-12 टॉपिक से आ रहे हैं, इन 10-12 टॉपिक को कर लीजिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा करना ही नहीं है आपको। ठीक है, और इन टॉपिक्स के सेपरेट सेपरेट नोट्स बनते हैं। ठीक है, और नोट्स बनाने के बाद जो भी 10 साल के ये PYQ आए इनके आप सॉल्व कर लो, कहीं से कॉपी पेस्ट कर लो, कहीं से बना लो। ठीक है, इट्स योर चॉइस कैसे आप कर सकते हो। लेकिन आपने मेरे नोट्स तो देखे होंगे, जो मेरे सॉल्यूशंस है वो बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मैंने बनाए हैं, तो आप मेरे से भी ले सकते हो, है ना। तो ऐसे ही GS3 GS4, तो आपको एग्जैक्टली अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो, क्या आपने ये टॉपिक कर लिए, क्या आपने ये टॉपिक नहीं करे। और इससे गैसिंग भी हमारी इंप्रूव होती है, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी एंड एटमॉस्फेयर, ये टॉपिक है ज्योग्राफी का। ठीक है, अब हमें पता है कि 2014 में आया है क्वेश्चन, फिर 2015 में आया है, फिर 2017 में आया है। ठीक है, तो एवरी सेकेंड ईयर पहले आ रहा था। अब 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 24 में 1 क्वेश्चन पूछा है इस टॉपिक से, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, 2025 में आएगा, तो यस एक टॉपिक आ सकता है इसका कोई सा भी। अब ये देखो कि कौन सी रेंजेस के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। ठीक है, जैसे अनलिनो पे क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने, इंडियन मानसून पे उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, फिर दोबारा से मानसून पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने, फिर दोबारा से मानसून पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, फिर ये फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, मतलब ये मानसून का अगेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि पिछले 4-5 साल के PYQ एनालाइज करके सिर्फ इस टॉपिक के कि क्लाइमेटोलॉजी में इंडियन मानसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन मानसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इंडियन मानसून को स्पेसिफिकली मेंस पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे चांस है कि मेंस में क्वेश्चन फंस जाएगा। इसी हिसाब से हम सारे टॉपिक्स में कवर करते हैं, जैसे साइक्लोन का टॉपिक है, ट्रॉपिकल टेम्परेट का। ठीक है, 24 में इससे 2 क्वेश्चन आए। अगर आप PYQ 2014 का 2022 का कर लेते, ठीक है, ये 2 PYQ आप कर लेते तो आपके ये 2 PYQ काफ़ी आसानी से हो जाते, है ना। देखो यहाँ भी गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करी गई है, यहाँ भी गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करी गई है, यहाँ पे ट्विस्टर पूछ रहा है, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछ रहा है। लेकिन अगर आप गल्फ ऑफ मैक्सिको में थोड़ा सा देख लेते कि किस तरीके से मानसून आ रहे हैं, तो आप ये भी आसानी से कर पाते, है कि नहीं बात। तो इसलिए PYQ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये टॉपिक वाइज मिलते नहीं है मार्केट में, नहीं है मार्केट में। मैं कह रहा हूँ बहुत लोग कह रहे हैं कि ये फ्रीली अवेलेबल है, ये नहीं है। सब लोग अपनी कोचिंग में आपको या तो पायरेटेड मिल जाएगा, और पायरेटेड भी इस तरीके से लगा हुआ बिल्कुल अपडेटेड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हम पागल नहीं है जो 1 महीने से एफर्ट लगा रहे हैं इस चीज़ में, है ना। ऐसे ही हिंदी में भी आपको ये बिल्कुल टॉपिक वाइज लगे हुए PYQ मिलेंगे। ठीक है, और इकोनॉमी में देखो, जैसे इकोनॉमी नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, ये टॉपिक है। ठीक है, अब आप देखो इस टॉपिक में पूछ क्या रहा है ये। ठीक है, RBI बैंकिंग का एक अलग टॉपिक है। ठीक है, आप सिर्फ इन टॉपिक्स को तैयार कर लो जो जो उसने PYQ में पूछे हुए हैं, UPSC रिपीट करता है खुद को। ठीक है, अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि वी शेप्ड रिकवरी कैसे हो रही है, GDP जो है इसमें डिफरेंट कंप्यूटेशनल मेथडोलॉजी है, इसको कैसे हम करेंगे। अब ये देखो 2021 में लास्ट क्वेश्चन आया था, 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटिंग ऑफ GDP को लेके। अब कंप्यूटिंग पिछले 3 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 10 साल में 6 बार पूछ चुका है ये। तो क्या ये 2025 में नहीं आएगा। आप इसे बहुत अच्छे से करो इस टॉपिक को, ये 2025 में 100% एक ना एक क्वेश्चन टिकेगा इसका, या तो 10 नंबर का टिकेगा या 15 नंबर का टिकेगा। 3 साल से नहीं आया टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 साल से नहीं आया, तो अगले साल जरूर आने वाला है ये। कोई ना कोई GDP से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जिसमें या तो आपको GDP ग्रोथ कैलकुलेट करने को बोलेगा, या फिर GDP ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट बोलेगा वो। ठीक है, या फिर ग्रोथ, जो GDP हमारी ग्रोथ है, ठीक है, उसका ये पूछेगा कि इंडिकेटर जो GDP ग्रोथ है तो क्या सही है, मतलब GDP जो हमारी इज़ ए गुड इंडिकेटर फॉर डेवलपमेंट और नॉट, और देयर आर अदर मेजर्स नीड्स टू बी देयर, अदर इंडिकेटर्स नीड्स टू बी देयर। इनकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए,
ठीक है, तो जैसे 3 तरीके से अकाउंटिंग होती है तो वो आपको क्लियर होनी चाहिए, और वो भी ब्रीफ में होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये जीडीपी क्या एक अच्छा इंडिकेटर है, तो यस नो आर्ग्यूमेंट पता होने चाहिए इसके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जीडीपी की जो डिबेट है कि उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, क्या उसमें कमियां हैं और कौन कौन से नए नए इंडिकेटर्स हैं, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, तब आप इसको आराम से कर पाओगे। ठीक है, और ये पर्सपेक्टिव आपको पीवाईक्यू से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, ऐसे ही हमारा हिंदी में भी अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शीट्स हैं ये आप खुद बनाएं, इसमें आपको एफर्ट लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, या फिर इसको आप परचेज़ करें। ठीक है, मेरे एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड करें, उसमें कोर्स है, कोर्स में 499 की इसकी फ़ी है। सिर्फ 499 में आपको सारे PYQ लगे लगाए सारी सब्जेक्ट्स के, GS 1 to 4 एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी शीट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, जिसको आप लेके प्रिंट करके उसमें जब वो ख़त्म हो जाए तभी आप माने कि आपका जो है मेंस की प्रिपरेशन ख़त्म हो गई है, उसको करें। अब ये 499 फ़ीस है। आप ये बोल रहे हो कि ये चीज़ PYQ क्यों बेच रहे हो, UPSC फ्री में देता है। भाई मैंने तो बता रहा हूँ आपको, खुद ही कर लो। ठीक है, लेकिन जो हमने एफर्ट लगाया है उसका फ़ी है। पहले तो ये अवेलेबल नहीं था, मैंने अपनी टीम को समझाया कि हमें ये देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हम 10,000 का अपना पेड कोर्स बेचते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये शीट्स बेचने के लिए हमने इसकी जो इनिशियल कॉस्ट रखी थी वो 1,000 रुपीज़ रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा कन्विंस करके ये फ़ीस कम से कम कराने की कोशिश करी है। एक मूवी टिकट एक पिज़्ज़ा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शीट्स हैं। आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड एंड स्मूथ बना सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, और ये तरीका आपको कोई नहीं बताने वाला। तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ खरीदने की ज़रूरत क्या है। अब आप एक बात बताओ, आप 30,000 35,000 की टेस्ट सीरीज़ खरीदते हो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने नोट्स बनाओ टॉपिक वाइज, 250 टॉपिक लिख रखे हैं, सारे टॉपिक्स में एनालिसिस करो, PYQ किस किस डायमेंशन में गया है, कितनी डेप्थ में गया है, उसी डेप्थ पे प्रिपेयर करो और उसी ब्रॉडनेस में प्रिपेयर करो। तो आपका जो है पेरेटो प्रिंसिपल के हिसाब से जो 80% रिजल्ट है वो आपके 20% ऑफ एफर्ट से आने वाला है। बाकी का आप अपना एफर्ट जो है प्रीलिम्स की तैयारी में लगाओ, आंसर राइटिंग में लगाओ, ब्रेन स्टॉर्मिंग में पढ़ने में टाइम मत लगाओ, वो आपका सॉर्टेड हो जाएगा सेल्फ से। ठीक है, तो यही था। आप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, आप डाउनलोड करें एंड इसको परचेज़ करें अगर आप नहीं किए हो तो। क्योंकि देखो 20 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपको करना होता ये चीज़ चेकलिस्ट बनानी होती तो खुद से अभी तक बना ली होती, नहीं बनाई तो परचेज़ कर लो। ठीक है, थोड़ा सा पैसा खर्च करके अपनी तैयारी को स्मूथ बनाने की कोशिश करो, इतना भी ज़्यादा पैसा नहीं है। थैंक यू ऑल।